तो हेलो एवरीवन, मैं आपका संपित हुआ फिजिक्स फैकल्टी एंड फाउंडर ऑफ डोपामिन ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग करने वाले हैं मिसकंसेप्शंस ऑफ मैकेनिक्स। और ये उन बच्चों के लिए है जो 9th to 10th मूविंग है और ऑलरेडी 10th में है। कुछ पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है किसी सिलेबस के, कुछ भी कोई भी बोर्ड से हो आप देख सकते हो इसको बहुत अच्छे से। और ये 4 सीरीज में आने वाली है। फर्स्ट मिसकंसेप्शन ऑफ मैकेनिक्स, सेकेंड आएगा फोर्स और पुलिस सिस्टम, थर्ड भी फोर्स और पुलिस सिस्टम, और चौथा वाला होगा फाइंडिंग डायमेंशंस। तो ये प्लेलिस्ट में आपको आएगी, तो आप एक एक करके सब कुछ देख सकते हो। लेक्चर 2 और लेक्चर 3 कनेक्टेड होगा और किसी भी लेक्चर अपने आप में इंडिपेंडेंट होगा। तो यही टॉपिक्स आज हम लोग कवर करने वाले हैं। देख तो रही होंगे मिसकंसेप्शंस ऑफ मैकेनिक्स। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप 9th to 10th मूविंग अगर हो तो आप देख सकते हो बहुत अच्छे से। और यहाँ से आप लोग कंसेप्ट को सीखना चालू करो, क्योंकि 10th में आपके डोमेन के अंदर क्वेश्चंस नहीं होंगे। स्कूल पेपर नहीं करेगा, बोर्ड्स करेगा। तो आपको हमेशा हर जगह से प्रिपेयर होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हम लोग का एक्सटेम्पोर थिंकिंग उतना होगा कि आप लोग उसको सॉल्व कर ले जाओ। तो होगा वेक्टर्स एंड स्केलर्स, साइन कन्वेंशन, न्यूटन सेकेंड लॉ होगा, इनर्शिया, ऑब्जेक्ट फॉलिंग इन वैक्यूम वर्सेस एयर, फोर्स रिक्वायर्ड फॉर कांस्टेंट मोशन। बस यही चीज़ें होंगी। तो चलिए, वेक्टर्स एंड स्केलर्स। तो आप लोग बोलोगे कि भैया हम लोग तो ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, वेक्टर्स एंड स्केलर्स है क्या। तो मैं पहले स्टार्ट करूँगा वेक्टर से। जो पढ़ के आए थे उससे कुछ डिफरेंट आप देखने वाले हो इधर। अब वेक्टर है क्या? कुछ भी जिसका कोई डायरेक्शन हो। आप तो यही पढ़ के आए हो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो, है ना। तो वो मैं लिख देता हूँ, हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब कार्टेशियन सिस्टम एक सिस्टम होता है जहाँ पे आप एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट को डिफाइन करते हो। वो क्या है? आप लोग ग्राफ तो देखे होंगे स्टैटिस्टिक्स में, है ना। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, और एक नया एक्सिस शायद आपके लिए ले आया है, लेकिन ये बहुत पहले से बहुत बच्चों को पता होगी जो लोग ओलंपियाड्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, जेड एक्सिस। अब घर का कोने को इमेजिन कीजिए, किसी भी घर का कोई कोना। वो आप देख सकते हो, इधर एक जाता है और 2 इधर आता है, ऊपर एक जाता है और 2 इधर आता है। तो ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए है। और एक आता है हमारे जेड एक्सिस। अब जब इसको आप बनाओगे, डॉटेड बनाना, क्योंकि मतलब आप समझ रहे हो, एक्स और वाई अगर प्लेन में हो तो जेड उल्टा साइड है, मतलब अंदर की तरफ है। तो ये आपका जेड एक्सिस। अब रिप्रेजेंटेशन, मानो कोई बॉडी एक्स एक्सिस की तरफ चल रही होंगी, तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? पहले 2 चीज़ बताता हूँ। हम लोग एक्स एक्सिस को आई कैप और माइनस आई कैप में लिखते हैं। मतलब अगर एक्स एक्सिस इधर गया, एक्स एक्सिस की तरफ गया, इधर गया, तो प्लस आई कैप। और अगर उल्टा साइड गया, मतलब इधर गया, तो माइनस आई कैप। सेम वाई के लिए हम लोग लिखते हैं प्लस जे कैप और माइनस जे कैप। और जेड के लिए हम लोग लिखते हैं प्लस के कैप और माइनस के कैप। समझ आई? तो अब आप लोग तो बहुत कुछ ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कि वेक्टर, ये क्वांटिटी वेक्टर्स हैं, ये स्केलर्स हैं। तो मैं आपको कुछ क्वांटिटीज डिफाइन करता हूँ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट 1D मोशन में पढ़े होंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर है, क्यों? उसका डायरेक्शन होंगी, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम। बहुत सारे होंगे, मैं कुछ कुछ लिख रहा हूँ। टेंसर क्वांटिटी नाम का भी एक क्वांटिटी है, टेंसर ऑफ रैंक 0 ए स्केलर। ये टेंसर एक अलग हो, बहुत वो एमएससी वाले, बीएससी वाले चीज़ें हैं। फील्ड्स, अभी आप 9, 10 या 11, 12 लेवल पे ये दोनों ही क्वांटिटी पढ़ोगे। फील्ड मतलब कोई भी फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, एटसेट्रा लगा देते हैं। ये आपका वेक्टर गया। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? जब तक एग्जाम्पल नहीं आएगा आपको कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन आप देखो, मतलब अभी भी वेक्टर का आपको फील नहीं आया, क्योंकि क्यों किसी फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन आएगा, राइट। अब मानो कोई भी बॉडी, ठीक है, ये एक बॉडी है, इस डायरेक्शन में
चली, मतलब कौन सा डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब मानो ये चल रही है ए मीटर पर सेकेंड से, ये क्या है भाई, वेलोसिटी है। अब अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी होगा तो आपको ऊपर एक एरो देना होगा, लेकिन ये फॉर्मेशन अभी भी गलत है, क्यों मैं दिखा रहा हूँ। आप इसको सीधे ऐसे लिख सकते हो, ये इसका वेलोसिटी है, स्पीड होता तो वो क्या हो जाता, स्केलर हो जाता, राइट। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, मैंने इधर ये वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी मैंने लिखा, अब आपको डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो ये ऐसे एस से लिख सकते हो, एक्सेलरेशन लिख सकते हो तो ऐसे एरो देकर, मतलब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी आपको ऊपर एक एरो देना पड़ेगा। इसका एक सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दिखा रहा हूँ। ये इसका मैग्नीट्यूड है, मतलब वो 20 वैल्यू छोड़ो, और ये इसका डायरेक्शन है। मतलब कोई भी, अब एक जनरलाइज टर्म करते हैं, ठीक है। मानो ए एक वेक्टर है, उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू या डॉट कुछ भी, डायरेक्शन ऑफ ए, ये कैप, ये वाला चीज़ कैप, इसको डायरेक्शन कहते हैं। तो वेलोसिटी को मैंने ऐसे लिखा। अब इसको कैसे लिखते हैं, मॉड और मैग्नीट्यूड आपको पता ही होगा कि मॉड मतलब कोई भी वैल्यू मॉड के अंदर होगा तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव में, बीच का उसका साइन मैटर नहीं करता अगर मॉड लगाए तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 20, और वी कैप मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है, तो आई कैप। तो फाइनल चीज़ क्या आया, वेलोसिटी वी एरो इज इक्वल्स टू 20 आई कैप। चलो दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक और एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब मानो कोई बॉडी ऊपर जा रही है, मतलब पॉजिटिव वाई की तरफ, एक्सेलरेशन है इसका 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो आप इसको कैसे लिखोगे, एक्सेलरेशन के माथे पे एरो इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए कैप, इसको कैसे लिख सकते हो, 2 जे कैप, अगर माइनस है तो -2 जे कैप, एज सिंपल एज दैट। अब एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये शायद कुछ बच्चों को पता होंगी, क्यों, मतलब फैक्ट तो पता होंगी लेकिन रीज़न नहीं पता होगा। एरिया है ना, एरिया एक बहुत, मतलब ये बहुत फेमस क्वेश्चन था एक ओलंपियाड का। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, इसका फॉर्मेशन हम लोग पता है एरिया को क्या लिखते हैं, लेंथ इंटू लेंथ, मतलब मैं स्क्वायर के लिए बोल रहा हूँ, कुछ भी लेंथ क्रॉस एल। अब दोनों चीज़ें यहाँ पे आती है, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, थ्योरम्स लगते हैं बहुत सारे। अब क्रॉस प्रोडक्ट मतलब किसी दो वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो या तो एक स्केलर निकलेगा या फिर एक वेक्टर निकलेगा, लेकिन अब किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो हमेशा के लिए ही स्केलर निकलता है। अब ये क्यों होता है ये आपको बाद में समझ आएंगी, बैच में मैंने ये डिटेल में पढ़ा दिया है, फिर भी यूट्यूब पे एक अपलोड कर दूंगा, व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट एंड व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट। तो एल क्रॉस एल ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये कभी एरिया कभी स्केलर नहीं होता। एरिया पता है आपको क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है एरिया, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर नहीं है। वो आपको समझ आई होंगी वेक्टर्स और स्केलर्स, ये अभी वेक्टर पढ़ाया, स्केलर में आते हैं, बेसिक है, स्केलर में कुछ नहीं है। मतलब ये वेक्टर के ऊपर एक बड़ा सा चैप्टर खड़ा है, IIT JEE अगर नीट एस्पिरेंट कोई होंगे तो आपको समझ आएगा, एक फुल चैप्टर है इसमें, थ्योरम्स है, कार्टेशियन सिस्टम्स है, लॉज हैं, पैरेललोग्राम लॉ, ट्राइंगल लॉ, बहुत कुछ, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, वो रेजोल्यूशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका सब कुछ लेक्चर आएगा बाद में प्लेलिस्ट में। अब आते हैं हम लोग न्यूटन का सेकेंड लॉ। स्केलर कुछ भी नहीं है, मतलब स्केलर में क्या है, मैग्नीट्यूड ओनली, कोई डायरेक्शन नहीं है, और ये मास डिस्टेंस स्पीड टाइम, ठीक है। चलो फिर भी स्केलर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, बहुत सारे सवाल भी लाया हूँ तो आप लोग देख पाओगे, सवाल का बहुत वेरिएशन है, बस 1 घंटे का लेक्चर होने वाला ही है, तो आप देख पाओगे 1 घंटे के बाद कितना सारा कंटेंट आप लोग ग्रैस्प कर रहे हो और कितना सारा सवाल भी आ जाएगा, मतलब हो जाएंगे सवाल जितना मैंने पढ़ाया इधर। स्केलर क्या है, स्केलर आपको पता हो, बहुत इजी है, चलो लिखते हैं स्केलर।
मतलब स्केलर क्वांटिटी। इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है। इसका कोई डायरेक्शन तो होता नहीं है, किसी भी तरफ जाए, मतलब ये डिफाइंड नहीं है, सिर्फ इसका वैल्यू शो करता है। अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। क्या है, मास एक स्केलर है, डिस्टेंस एक स्केलर है, स्पीड एक स्केलर है, टाइम भी एक स्केलर है, टेम्परेचर स्केलर है, एनर्जी, वर्क, पावर, ये सारे के सारे स्केलर है, वॉल्यूम, डेंसिटी, बहुत सारे एग्जांपल्स दे दिए, सारे के सारे आपका क्या है, स्केलर्स है। चलिए अब आते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ। क्या है यार न्यूटन का सेकेंड लॉ, आप लोग पढ़ चुके होंगे, क्लास 9th पे ही पढ़ चुके होंगे। न्यूटन second law states that net force acting on an object is directly proportional to the rate of change of its momentum acting in the same direction as the force। अब बोलोगे भैया समझ तो कुछ आया नहीं, ठीक है कोई नहीं, ब्रेक करके करके पढ़ते हैं। नेट फोर्स मतलब एफ नेट, एफ क्या है, स्केलर है इसलिए एरो दिया करो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम को हम लोग पी से लिखते हैं, वो भी एक वेक्टर है, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेट ऑफ चेंज मतलब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन एज द फोर्स, ये आपका था। तो एफ इक्वल्स टू ए में ये रिलेशन आया कैसे, राइट, यहां से एफ नेट, मोमेंटम का चेंज मतलब मोमेंटम को आपको पता ही होगा, मास इनटू वेलोसिटी है मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब मास देखो एक कांस्टेंट है, उसका कोई डेल हो नहीं सकता, मतलब अब डेल लगाओ डी लगाओ एक ही है, डेल बड़ा चेंज है, डी छोटा चेंज है, और डी डिफरेंशियल कैलकुलस का एक फंक्शन है, बस आप डेल लगा के करो, क्योंकि अभी डी से डिफरेंशिएशन आपको पता नहीं है तो लॉजिकल नहीं होगा चीज़ें। मास एक कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालो, डेल वी लगाओ इधर बाई टी। अब डेल वी मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी, वो उसका मतलब क्या, वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल बाई टाइम। तो आपको ये एक्सेलरेशन दिख गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम में क्या होता है, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन था, याद होगा सबको। तो ये फाइनल क्या आएगा, एफ नेट इज इक्वल्स टू एम, ये आपका रिलेशन ऐसे आया है। अब यहाँ से बहुत लोग सवाल कर देते हैं, एफ नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, एफ नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ये सब आते ही रहता है, ठीक है। तो ये जो अभी हम लोगों ने डिराइव किया, इसका एप्लीकेशन थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। न्यूटन बाबा ने कहा था कि फोर्स लगाने पे बॉडी मूव करते हैं, लेकिन आप लोगों ने सही से पढ़ा नहीं, उसने कहा था अनबैलेंस्ड फोर्स लगाने पे बॉडी मूव करते हैं। चलो इसको एक डायग्राम से समझते हैं, है ना। मानो ये एक डब्बा रखा है, इसका कुछ मास होगा, एम लिख दिया मैंने इधर से इसको 10 न्यूटन का फोर्स दिया, ठीक है, और इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स दिया। अब सवाल ये है, क्या बॉडी मूव करेगी? अब आपको कोई भी एक बॉडी मानो ये एक बॉडी है, मैंने इधर से 10 का लगाया, इधर से 10 का लगाया, ये रेस्ट पे था, दोनों तरफ से 10 का लगाया, तो ये मूव तो नहीं करेगा ना। अगर ये ज़्यादा होता तो इधर मूव कर जाता, अगर ये ज़्यादा तो इधर मूव कर जाता, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो मूव तो नहीं करेगा ना, रेस्ट पे होगा। और अगर पहले से ही मोशन में है, उसको ऊपर हम लोग वो लगाया तो मोशन में ही रहेगा, अगर फ्रिक्शन ना हो तो। फ्रिक्शन क्या है, बहुत एडवांस चीज़ तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मैकेनिक्स का एक बहुत अच्छा सा पार्ट है जो हम लोग बैच में पढ़ाते हैं। फ्रिक्शन इस बस एक छोटा सा वो ऐड हो जाएगा, फ्रिक्शन, इसमें भी थोड़ा सा कंटेंट है फ्रिक्शन का, तो ये मूव नहीं करेगा, है ना। ऑल्दो फोर्स लग रहा है, ठीक है,
अब कंडीशन क्या है, फोर्स को अनबैलेंस होना चाहिए, F शुड बी अनबैलेंस्ड टू मूव द बॉडी, है ना। मतलब इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, समेशन ऑफ, ये सिग्मा है, एफ नेट, जितना भी नेट फोर्स है वो इक्वल टू एम इंटू ए, समेशन मतलब जितना भी एफ नेट, ये नहीं भी तो तब भी चलेगा, ठीक है। मतलब ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा, फ्री बॉडी डायग्राम्स आपको पता होगा क्योंकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में वो पढ़े होंगे। तो अब एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो चलो, इधर एक बॉडी है जिसका मास है 2 kg। मैंने इधर से 8 न्यूटन का फोर्स लगाया और इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, राइट। सवाल ये है एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ बॉडी में वो निकालो। अब आसान है यार, फ्री बॉडी डायग्राम आपको आता होगा, ये ऑलरेडी फ्री बॉडी में ही दिया हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। फोर्स 8 न्यूटन इधर लग रहा है, मतलब इधर 8 न्यूटन जा रहा है ना, और इधर कितना आ रहा है 10 न्यूटन, और इधर 2 kg। कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस है। अब आपको वेक्टर मैंने सिखा दिया, आप इसको नॉर्मल भी सॉल्व करते हो, लेकिन वेक्टर सीखे हो तो इसको लॉजिकली करते हैं। पहले एफ नेट निकालते हैं ना, क्योंकि एफ नेट तो है नहीं। अब देखो 8 पॉजिटिव एक्स में मतलब +8 आई कैप, और 10 नेगेटिव एक्स में +10 माइनस आई कैप। मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, आप माइनस हमेशा उस पर आई कैप के या कोई भी डायरेक्शन का जो भी वो है उसमें लगाना कि लॉजिकल रहता है। तो ये -2 आई कैप। देखो अब माइनस भी, इसको ऐसे लिखते हैं -b, ये साइन जो आ रहा था ना, ये भी आपका डायरेक्शन डिफाइन कर देता है। अभी जितना दिन आप 9th पे थे, आप हमेशा उसका मैग्नीट्यूड निकाले हो, कभी भी फोर्स नहीं निकाले हो, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाले हो। क्योंकि अगर फोर्स निकालते हैं आपको ये साइन वाइन वगैरह करना पड़ता है, अगर लॉजिकल वे में हम लोग देख रहे हैं तो देखो माइनस क्या समझा रहा है, उल्टा साइड जा रहा है, नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा है, पीछे जा रहा है। देखो बॉडी असल में वही कर रहा है ना, बॉडी तो पीछे ही जा रहा है। इधर से 10 लगाया और इधर से 8 लगाया, मतलब ये अगर बॉडी है, इधर से मैंने ज़्यादा लगाया तो इधर ज़्यादा लगा, इधर कम लगाया तो बॉडी तो इधर ही जाएगा ना। तो हमको पता है कि एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए। अब एफ नेट इधर आ गया, -2 आई कैप। ये कन्वेंशन के लिए हम लोग लिखते हैं, तो उसका वो उल्टा मीनिंग मत लेना कि मैग्नीट्यूड अभी नेगेटिव है। मास कितना है 2 kg, और एक्सेलरेशन निकालना है, राइट। तो ये 2 से 2 चला गया, तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है मतलब 1 माइनस आई कैप, मतलब ये, अच्छा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये लगा देना यूनिट। इधर की तरफ मतलब उल्टा नेगेटिव एक्स की तरफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये मूव कर रहा है। तो आंसर क्या आ गया फाइनली, एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू -1 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपको किसी ने इसका मैग्नीट्यूड पूछे तो मॉड लगाना, अरे यार मॉड लगाना 1 आ जाएगा, है ना। अब इसको इधर लेकर आते हैं, ठीक है। चलो जी, साइन कन्वेंशन, अगला स्लाइड। साइन कन्वेंशन कुछ भी नहीं है। 1D मोशन में आपको पता है, जब आप लोग मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ते थे, बहुत बच्चों को ये दिक्कत आई थी, अरे नीचे जा रहा है बॉडी, कभी ऊपर जा रहा है, ये माइनस क्यों लग रहा है, जी के पीछे क्यों माइनस लग रहा है, ये वो। ये इसलिए हुआ था क्योंकि आपको तब वेक्टर पता नहीं था। आपको पता है, इसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में समझते हैं। मानो ये एक बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, नीचे है, ये आ रहा है नीचे, ये मिट्टी है मतलब अर्थ है,
v से गिर रहा है, मतलब फाइनल वेलोसिटी इसका v है, इनिशियल वेलोसिटी ये, मतलब ये क्या है आपको पता होगा, फ्री फॉल का केस, फ्री फॉल कर रहे हो और ये पूरा जितना भी डिस्टेंस है ये आपके पास h मान लेते हैं, राइट। तो इसका रिलेशन मतलब इसका वो लिखते हैं, पता है आपको डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, एसी एस मतलब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, हाइट, लेकिन फिर भी हम लोग ऐसे ही चलते हैं, इज इक्वल्स टू यू टी, इनिशियल वेलोसिटी टू टाइम। अरे इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद ही होगा ना, हाफ ए टी का स्क्वायर। अब पता है हमेशा जी नेगेटिव में लगता है, अरे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ तो अपनी तरफ खींचता है ना, तो हमेशा नेगेटिव में लगेगा ना। तो एस अगर इधर एच है, हम सब चीज़ों का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, हाँ, प्लस हाफ ए मतलब क्या है भाई, क्या है ए मतलब आपका ये जी है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक वेक्टर ही है, तो ये 10 माइनस जे कैप, राइट। तो -10 और टी स्क्वायर, यहाँ से आप लोग टी वगैरह निकाल सकते हो अगर एच वेच दिया होगा तो, यही है बेसिक चीज़, यही है। अब मैं एक छोटा सा की पॉइंट देता हूँ आपको, ठीक है। अगर बॉडी प्लस वाई मतलब ऊपर की तरफ जाए और इधर जाए प्लस एक्स की तरफ, तो चीज़ें पॉजिटिव होंगी। बहुत आसान है, एस मतलब वेक्टर का एकदम कॉपी है, छाप लो बस। और अगर नेगेटिव की तरफ जाए मतलब नेगेटिव वाई, तो उसका मैग्नीट्यूड भी नेगेटिव होगा, मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ, वेक्टर भी नेगेटिव होगा, और एक्स के लिए भी सेम चीज़, बस यही था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इनर्शिया पे, बस छोटा सा टॉपिक है, एज सच उतना कुछ है नहीं। मिसकंसेप्शन ये है, इनर्शिया एक फोर्स है, ये मेन मिसकंसेप्शन है। अभी तक बहुत सारे मिसकंसेप्शन आप लोग क्लियर करते 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 आए होंगे, इतना सारा मिसकंसेप्शन था। अब इनर्शिया क्या है, इनर्शिया फोर्स, ये मिसकंसेप्शन, यहाँ से असल मिसकंसेप्शन स्टार्ट हो रहा है। इनर्शिया दो तरफ के होता है, एक इनर्शिया ऑफ मोशन और एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्विवेलेंट टू इनर्शिया ऑफ मोशन, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मैकेनिक्स का एक बहुत बड़ा पार्ट है, और ये IIT JEE और नीट या कोई भी किसी भी कॉम्पिटिटिव्स में आता है 11वीं या 12वीं में, ठीक है। इसलिए अब इनर्शिया उतना पढ़ाया जाता नहीं है। इनर्शिया फोर्स है क्या, इनर्शिया इज नॉट अ फोर्स, यहाँ पे लिखा इज अ फोर्स, ये मिसकंसेप्शन है। इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर या एक रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन, नॉट अ फोर्स दैट कीप्स ऑब्जेक्ट्स मूविंग। मतलब ये जो चीज़ें हैं, इनर्शिया इज अ फोर्स, ये क्या है भाई, ये क्या है, ये मिसकंसेप्शन है, सही नहीं है। सही जो लिखा हुआ है यही आपका, यही सही है। ये एक फील करो, मतलब इनर्शिया एक वर्चू ऑफ द बॉडी, मतलब एक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी है, कोई फोर्स नहीं है जो एक मोशन को रेजिस्ट करेगा, या मतलब कोई बॉडी अगर मोशन में है तो उसका इनर्शिया ऑफ मोशन लग ही जाएगा, क्योंकि उसको क्यों रोकने का कोशिश करेगा, अनलेस एंड अंटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स हो। तो वही उसका इनर्शिया, वही उसका प्रॉपर्टी है कि जिस स्टेट में मैं हूँ, गधम्बट टाइप हूँ, उसी स्टेट में मुझे रहना है, राइट। तो और एक छोटा सा बात मैं आपको कह देता हूँ, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया, मतलब जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा आपका इनर्शिया होगा। एक छोटा सा एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए, छोटा छोटा पॉइंट ऑब्जेक्ट्स है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, आई से। टेंसर क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब ये आर मतलब वो रेडियल डिस्टेंस, मास छोटा छोटा मासेस। अगर मानो कोई रिंग है या अच्छा कोई डिस्क है, तो इसका इधर ये एक्सिस इधर घूम रहा है, तो इसका इनर्शिया क्या होगा, रोटेशनल इनर्शिया, मतलब यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो हाफ मास इंटू आर का स्क्वायर। अब देखो ये ओमेगा से घूम रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, ये आई है, तो देखो ये और एम मास,
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। तो ऐसे बहुत सारे एनालिसिस के बाद ये हम लोग कंक्लूजन पे आए, मास इज प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। ये आपको अभी ज़रूरत नहीं है, एडवांस चीज़ें हैं बहुत, ठीक है। अब ग्रेविटेशन वर्सेस ग्रेविटी, ये है क्या? दोनों ही, मतलब कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि ग्रेविटेशन और ग्रेविटी सेम है, जी और ग्रेविटी सेम है, कुछ हद तक है। पर देखो यार, मिसकंसेप्शन क्या है? मिसकंसेप्शन यही है कि ग्रेविटेशन और ग्रेविटी आर द सेम, पर ये नहीं है। अब कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है, चलो भाई। ग्रेविटी, पहले ग्रेविटेशन समझते हैं। ग्रेविटेशन ये है क्या? ये एक फोर्स या अट्रैक्शन, मैं अट्रैक्शन लिख रहा हूँ, अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। मतलब पूरे ब्रह्मांड में कोई भी दो बॉडी, कोई भी दो बॉडी का बीच का जो अट्रैक्शन या फिर इंटरेक्शन या भी फोर्स कुछ भी, उसको हम लोग ग्रेविटेशन कहते हैं। अब आपको बेसिक फॉर्म पता ही होगा, ये मानो कोई भी दो बॉडी है ना, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस r है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है Fg लिख रहा हूँ, इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम लोग आप लोग पढ़े थे। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ NLOG, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आप लोग यहाँ से कंक्लूड किए थे F इज इक्वल्स टू G, जो कि है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका एक वैल्यू होता है G m1 m2 बाई r की स्क्वायर। ये है आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब भाई साहब, ग्रेविटेशन तो समझ आया, लेकिन ये ग्रेविटी चीज़ है क्या? मतलब समझ रहे हो, ये दो बॉडी, इसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, हाँ, लेकिन नेग्लिजिबल है, इसलिए अट्रैक्टिंग नहीं है। मतलब हम लोग उसको समझ नहीं सकते, है ना। ये कोई भी दो बॉडी है बस। अब ग्रेविटी क्या है? ये जो दो अट्रैक्टिंग बॉडीज है, इनमें से एक हमारा धरती बन जाता है, मतलब अर्थ। ये पूरा जितना भी चीज़ें हैं ना, ये सेम है, एकदम सेम है। ये बिटवीन एनी टू बॉडीज ना करके बिटवीन अ बॉडी एंड द अर्थ। अब मतलब इसका, ये ग्रेविटेशन के ऊपर बहुत बड़ा सा एक चैप्टर है, ठीक है। ये आपका अर्थ मान लो, ये एक बॉडी है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल्स टू G मास ऑफ अर्थ, ME लिखा, मास ऑफ बॉडी बाई उन दोनों का डिस्टेंस। ये R वेरिंग है, मतलब R वेरी कर सकता है, ठीक है। कोई बॉडी इधर हो सकता है, कोई बॉडी इधर हो सकता है, इसका अंदर टनल करके, कोई बॉडी इधर हो सकता है, अर्थ का रेडियस प्लस इसका हाइट, बहुत सारे वेरिएशंस हैं, मैं ये एक रफ मैंने आपको करा, क्योंकि रोटेशनल के लिए एक वेरिएशन आ जाता है G पे, मतलब बहुत सारे वेरिएशन है, बहुत सारे। इसमें एक बड़ा सा चैप्टर खड़ा है IIT JEE नीट में, है ना। अब G एंड G आर द सेम, कैपिटल G अलग होता है मेरे भाई और स्मॉल g अलग होता है, ठीक है। तो मिसकंसेप्शन क्या है? मिसकंसेप्शन ये है कि दोनों किस्म का G सेम है, लेकिन मेरे भाई नहीं है। ये एक G तो आपको मैंने अभी बोला, F इज इक्वल्स टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर। ये वाला जो G है ना, ये आपका ग्रेविटेशनल
कांस्टेंट, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, मैं यू लिख देता हूँ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। और एक जी है, ये जी m/r², ये आपका है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये डेरिवेशन आया कहाँ से? ग्रेविटेशनल फील्ड से। अब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या, आपको मैं शॉर्ट में बताता हूँ, ठीक है। फोर्स जो है ना, ये G m1m2/r², ये एक m 1 kg का अगर हो जाता है, मतलब अगर ये एक m की जगह आप 1 kg रख दो, दिया जाता है Gm/r², और यही आपका I है, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड। बहुत लोग इसको E भी लिखते हैं, मतलब एक ऑरा है ना, ऑरा, वही किसी भी बॉडी का एक ऑरा मान लो, ये एक बॉडी है, इसका एक फील्ड है, और ये इनफाइनाइट फील्ड, आपको पता नहीं कहाँ तक फील्ड जाएगी, तो यही आपका जी बन जाता है बाद में। ये डेरिवेशन है, अच्छा खासा थियोरेटिकल है, ठीक है। ये वेरी करता है विथ रेस्पेक्ट टू हाइट, जो अर्थ घूमती है उसके हिसाब से, पोल्स पे अलग, इक्वेटर पे अलग। क्यों? अर्थ ऐसे है ना, मतलब ओवल टाइप का है ना, इक्वेटर का जो रेडियस होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा रेदर पोल से। ये सवाल बहुत फेमस है कि अ मैन वेज, मतलब एक आदमी का कितना ज़्यादा वेट होगा पोल पे विथ व्हेन कंपेयर्ड टू इक्वेटर। क्योंकि देखो ये अर्थ का है ना, ये रेडियस अर्थ का है ना, तो आर पोल, मतलब पोल का जितना रेडियस होगा, ये मान आपका अर्थ है, ये पोल का रेडियस है, इक्वेटर का रेडियस, दोनों तो सेम होगा नहीं, थोड़ा 21 किलोमीटर का फ़र्क रहता है। तो उस हिसाब से हम लोगों को सोचना पड़ता है, राइट। रोटेशन, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैंने एटसेट्रा लगा दिया। और ये हमेशा कांस्टेंट, ऑलवेज अ कांस्टेंट, कभी भी वेरी करता नहीं है। और पता है ये सेम पूरा का पूरा सेम फॉर्म होता है आपका कूलम्स लॉ, जो कि है F = Q m1m2/r², मतलब G के जगह K आ जाता है एक, और m1 m2 की जगह दोनों चार्जेस आ जाते हैं Q1 और Q2, राइट। अब बस ज़्यादा और बचा नहीं है, ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग इन वैक्यूम और एयर, फिर हम लोग सवाल लगाते रहेंगे, ठीक है। और एक है फोर्स रिक्वायर्ड फॉर कांस्टेंट मोशन, कुछ भी नहीं है, ये सारी चीज़ें बहुत आसान है, इसको सिमुलेशन से हम लोग समझेंगे, ठीक है। असल में इन वैक्यूम ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल एट द सेम रेट रिगार्डलेस ऑफ मास। ये क्यों है भाई? एयर प्रेशर है नहीं, एयर फ्रिक्शन है नहीं, ये सब कुछ हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, वैक्यूम में गिरता है, उस हिसाब से हम लोग सवाल लगाते थे इतना दिन, ठीक है। अब एयर में क्या रहता है भाई? एयर रेजिस्टेंस रहता है ना। तो दो ऑब्जेक्ट है, एक हेवी एक लाइट, मैं उसको एग्जाम्पल से लेता हूँ। एक है स्टोन और एक है लीफ, जो इधर डायग्राम में भी है, और एक है लीफ, ठीक है। तो फास्ट कौन गिरेगा? अगर मानो वैक्यूम है, मेरे पास वैक्यूम है, अभी एयर कंडीशन, मतलब एयर नहीं है, तो स्टोन फास्ट, मतलब सेम टाइम में गिरेगा, दोनों का टाइम सेम होगा, साइमल्टेनियसली गिरेगा, है ना। क्योंकि ये रिगार्डलेस ऑफ वेट है, अगर कोई एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है नहीं तो क्यों ही पहले कोई गिरेगा, जितना भी भारी मर्जी होने दो यार, इसलिए तो वैक्यूम है ना। और एक है एयर, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। ये स्टोन हेवी है ना, तो ये जल्दी गिरता है और ये धीरे गिरता है, ठीक है। अब एक छोटा सा पॉइंट आपको बताता हूँ, ये एरिया है ना, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, पता है ये आपको, मतलब जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज़्यादा रेजिस्ट करेगा। अब मानो ये इसका एक एरिया होगा, ठीक है, ये गिरेगा, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस तो है नहीं। अब इसका एक एरिया होगा, ये एक पेज, ये गिरेगा और थोड़ा सा तो स्लो गिरा ना, मतलब रेजिस्टेंस तो ज़्यादा लगा ना। तो वही, जितना ज़्यादा एरिया
उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। अब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा मोशन अपोज होता है। मतलब अपोज मतलब ये कोई बॉडी गिर रहा है तो उसको अपोज कर रहा है, मतलब गिरने से रोक रहा है, समझ रहे हो, गिरने से रोक रहा है। ये होप आपको समझ आई होंगी। अभी हम लोग एक सिमुलेशन देखेंगे फिर आपको समझ आ जाएगा, राइट। ये दोनों है, ये एयर इन वैक्यूम, देखो वैक्यूम में दोनों एक साथ गिर रहा है, एयर में अलग अलग। जो स्टोन है वो पहले गिरा है, ठीक है। सिमुलेशन देखना, ये गैलीलियो फेदर एंड स्टोन एक्सपेरिमेंट भी कह लो, न्यूटन ट्यूब एक्सपेरिमेंट कह लो, कुछ भी कह लो। अभी इसमें एयर भरा पड़ा है, देखो ये जो गोल वाला मीटर है ना, ये अभी यहाँ ये इंडिकेट करे कि एयर प्रेशर अभी है। तो मैंने इसको ट्यूब को सीधा किया, अब धीरे देखना, हाँ बहुत फोकस से देखना। ट्यूब को मैंने टर्न किया, देखो पहले स्टोन गिरा, बाद में लिव गिरा, ठीक है। अब फिर से इसको रीसेट करते हैं। अब क्या करते हैं, एयर को निकाल देते हैं, मतलब इवैक्यूएट द ट्यूब। इवैक्यूएट हो गया, इवैक्यूएट मतलब उसको वैक्यूम कर देना, उसको एयर प्रेशर जो है ना, एयर प्रेशर निकाल देना, पूरा वैक्यूम कर देना, जीरो प्रेशर होगा अंदर, जीरो रेजिस्टेंस होगा। अब टर्न करते हो, देखो दोनों एक साथ गिरा। यही होता है वैक्यूम और यही होता है एयर में, समझ आई होंगी आपको। चलिए अगला टॉपिक, बस ये लास्ट है मेरे भाई। फोर्स रिक्वायर्ड फॉर कांस्टेंट मोशन। Students often think an object needs a constant force to keep moving due to friction. According to Newton, an object in motion stays in motion unless acted upon by a net external force. मतलब ये एक प्लेन है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैं इसको धक्का दे रहा हूँ, अब छोड़ दिया धक्का देना तो ये तो रुक जा रहा है, क्यों, इधर फ्रिक्शन है। तो कांस्टेंट मोशन के लिए मेरा फोर्स लगाना इस केस में ज़रूरी है। लेकिन मानो अगर ये स्मूथ प्लेन होता, मैं एक बार फोर्स लगा के छोड़ देता तो ऑटोमेटिक भागते रहता जब तक ये किसी को वो बॉडी कोई एक्सटर्नल फोर्स ना एक्सपीरियंस करे। लेकिन इसमें क्या है, मेरे हाथ में फ्रिक्शन है, तो मैं इसको इस बॉडी को रखा, फोर्स दिया, रुक जा रहा है, फिर से दिया, रुक जा रहा है। तो इसको चलाने के लिए मुझे कंटिन्यू देना पड़ेगा, है ना। तो इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं, राइट। ये एक प्लेन है, हाँ, उसके ऊपर एक मास रखा है, मैं इसको इधर से धक्का दे रहा हूं, पर ये जो प्लेन है ना ये स्मूथ है। अब धक्का दे रहा हूं वो तो चलती रहेगा भाई। तो चलती रहेगा का नाम क्या है, एक्सीलरेशन गेन होगा, मतलब एक एक्सीलरेट कर जाएगा बॉडी। अब जितना धक्का आप देते रहोगे उतना ज़्यादा एक्सीलरेट करते रहेगा, है ना। अब ये सेम केस को हम लोग फ्रिक्शन पे लेते हैं, ठीक है। ये अब स्मूथ नहीं है, ये अब रफ है। अब रफ का मतलब क्या, फ्रिक्शन प्रेजेंट है। ये म्यू मतलब फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट, ठीक है। इसका वैल्यू 0.5 से 1 के अंदर कभी कभी होता है, मतलब मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द केसेस यही होता है। तो इस केस में कांस्टेंट फोर्स हमेशा आपको चाहिए होगा। अब सवाल ये है क्यों चाहिए होगा भाई। देखो यार, इसका फ्री बॉडी ड्रॉ करते हैं, ठीक है। बहुत मज़ेदार चीज़ है, मतलब मुझे तो अच्छा लगता है ये भाई साहब आपका मास था, मैंने फोर्स लगाया इधर। अब ग्राउंड का तो टेंडेंसी होगा ना उसको रोक के रखने के लिए। अरे अगर आप चल रहे हो, एक बहुत फेमस एग्जांपल है, अब मिट्टी पे चल रहे हो, राइट। तो आप चल किसके लिए रहे हो, तो गिर जाते, फिसल जाते, फ्रिक्शन है ना मिट्टी पे, वो तो आपको चला रहा है। और एक मिसकंसेप्शन आपको पता है, फ्रिक्शन अगर आदमी ये है तो ये इधर अगर चल रहा होगा तो फ्रिक्शन उल्टा साइड लगा रहा होगा। नहीं भाई, फ्रिक्शन इधर ही लगा रहा है। आप पैर को ऐसे पीछे कर रहे हो, फ्रिक्शन आगे ही लगा रहा है, इसलिए आप चल पा रहे हो। मतलब जिस साइड इंसान जाता है उसी साइड फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। तो इधर लगा, और इसका टेंडेंसी क्या होगा मिट्टी का,
इसको पीछे धकेलना, स्मॉल एफ से मैंने फ्रिक्शन को लिखाया। तो अगर मैं फोर्स देना बंद कर देता हूँ, अगर ये जो फोर्स है ये फ्रिक्शन से ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाता है, गेन्स एक्सेलरेशन, है ना। अगर ये फोर्स फ्रिक्शन से कम है या फिर इक्वल है, समझ रहे हो, बॉडी एट रेस्ट। अब इसका दो टाइप का फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक और काइनेटिक। फिर से एडवांस चीज़ है, स्टैटिक और काइनेटिक में एक बहुत इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन लोगों को होता है, उसका एक अलग सा वीडियो मैंने निकालूंगा मैकेनिक्स में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एक पूरा डिटेल्ड पार्ट आएगा। तो इन शॉर्ट मैं आपको बोलता हूँ, मोशन स्टॉप्स आफ्टर अ सर्टेन टाइम फॉर फ्रिक्शन। तो इस केस में आपको, अगर आपको मोशन कांस्टेंट रखना है, एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत है। समझ रहे हो आप? चलो भाई, अब टाइम आ गया है कुछ सवाल लगाने का, पूरा एमसीक्यू फॉर्मेट में दिया हुआ है। हाँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एकदम मक्खन जैसे सवाल होंगे आप, समझ रहे हो, मक्खन। चलो एक अच्छा सा बोल लेते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखो मास क्या है भाई, बोलो। मास स्केलर है, स्पीड स्केलर है, डिस्टेंस स्केलर है। क्यों, कोई डायरेक्शन तो है नहीं। डिस्टेंस आपको समझ रहे कितना आप चल रहे हो, डिस्प्लेसमेंट क्या, चेंज इन पोजीशन, कहाँ से कहाँ तक चले। तो बचा क्या, वेलोसिटी। ये वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा, आंसर डी। व्हेन अ स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन, when using a standard sign convention where upward is positive, the acceleration due to gravity is typically represented as। अब साइन कन्वेंशन कुछ भी हो, ये तो बस आपको लिखा है कि ऊपर की तरफ जा रहा है। आपको हमेशा पता है कि अर्थ उसको अपनी तरफ खींचता है, इसलिए जी नीचे लगता है, और जी नीचे लगता है मतलब किसी भी सर्कमस्टेंसेस पे जी माइनस जे कैप में ही चलेगा, मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस पे। तो कुछ भी दिया हुआ हो, ये हमेशा क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिव। कोई ऑप्शन देखने का जरूरत ही नहीं है भाई। अगला, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कैन बी मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड एज, अभी डिराइव कराया, एफ इक्वल्स टू ए में, ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर आइंस्टाइन का इक्वेशन है, पी इक्वल्स टू एम मोमेंटम का है, डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डी वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमेशा हर जगह वेक्टर लगाना, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर लगेगा, फोर्स का माथे पे एक वेक्टर, ए का माथे पे एक वेक्टर, इधर एक वेक्टर, इधर एक वेक्टर, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, फोर्स पे एक वेक्टर, ठीक है। अब if the net force acting on an object is doubled while its mass remains constant, the object's acceleration will। बहुत आसान है भाई, थोड़ा सा देखो, ये तो देखकर भी बोल सकता है कोई कि बी डबल हो जाएगा। क्यों, आपको पता है, नेट फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, फोर्स को आप डबल कर रहे हो, मास को कांस्टेंट रख रहे हो। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। तो फोर्स अगर डबल होगा, एक्सेलरेशन भी डबल होगा, इसलिए भाई मैंने डबल टिक कर दिया। अब इसको मैथमेटिकली करते हैं, देखो F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो मैंने 2F कर दिया। अच्छा, नेट लिख देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में नेट है। 2F नेट इज इक्वल्स टू, एक नया एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ना, तो एक नया एक्सेलरेशन तो हमसे मांगा है, दोनों का अब रेशियो ले लेते हैं, एफ नेट बाई 2F नेट। कुछ भी नहीं, प्रोसेस को मैं लेंदी कर रहा हूँ मैथमेटिकली समझाने के लिए। एम ए डैश, एम कटा एफ कटा, और ए डैश इज इक्वल्स टू 2A, मतलब इनिशियल एक्सेलरेशन का दुगना हो जाएगा। अब यहाँ से आप और एक चीज़ निकाल सकते हो, मतलब समझ सकते हो, एफ नेट इज प्रोपोर्शनल टू ए, है ना। तो अगर फोर्स डबल हो रहा है
एक्सीलरेशन भी डबल होना चाहिए। वेरी सिंपल था यार। तो बी डबल्ड मार्क करो, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, अभी पढ़ाया। और मैं क्या बोला, बहुत लंबा टॉपिक है लेकिन 9th में छोटा पढ़ाया जाता है, जो कि है इनर्शिया, ठीक है। चलो ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का है, करते हैं। मानो इसका 5 kg वेट है, ठीक है, जिसको ब्लैक में लेते हैं। 5 kg इसका वेट है, मतलब मास है, सॉरी। मास और वेट पे भी एक वो है, मास कभी जीरो नहीं हो सकता लेकिन वेट जीरो हो सकता है, क्योंकि वो वेट मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन दोनों पे डिपेंड करती है। और इधर से मैंने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया और इधर से मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे ये निकालना है एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। चलो करते हैं भाई साहब। पहले एफ नेट निकालो, विदाउट फ्री बॉडी डायग्राम में कर रहा हूँ क्योंकि अभी वो एग्जाम्पल में दिखाई दिया था। तो एफ नेट क्या आ जाएगा, एफ नेट आ जाएगा 20, देखो इधर पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है, 20 आई कैप माइनस 10 नेगेटिव एक्स की तरफ, तो 10 आई कैप आ जाएगा, ठीक है। आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। एफ नेट आपके पास है ऑलरेडी 10 आई कैप, मास आपके पास 5 है, एक्सेलरेशन चाहिए तो ये आ जाएगा पॉजिटिव का 2 आई कैप मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। और मैंने क्या मांगा था, एक्सेलरेशन ही मांगा था। सॉरी यहाँ पे यूनिट मत बिठाना क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है ये, ठीक है। होप आपको समझ आएगा ये वाला सवाल। मतलब ये आप देख के भी कर सकते हो, 20 इधर 10 इधर, मतलब वो एफ नेट 10 आ जाएगा, 10 10 इंटू 5 ए मतलब 10 के नीचे 5 2, ऐसे ही आएंगे सवाल, बहुत इजी है। ये तो अभी सिमुलेशन में कराया। A feather and a hammer are dropped simultaneously from the same height in vacuum. अब कुछ देखने का जरूरत है ही नहीं, they hit the ground at the same time. बस in presence of air resistance, why does a piece of paper fall slower than a crumbled piece of paper of same mass? भाई साहब, ये एक piece of paper है, ठीक है। मैंने इसको गिराया, स्लोली गिरा। अब मैंने इसी पेपर को क्रम्बल कर दिया, मोड़ दिया, तेज गिरा, है ना। अब वीडियो को रिवाइंड करके दे सकते हो। तो क्यों हुआ ये, इसका एक ही रीज़न है। मैंने क्या बोला था, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना बड़ा एरिया उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोजेस मोशन। समझ आए होंगे आपको। तो इधर क्या हो जाएगा, द फ्लैट पेपर एक्सपीरियंसेस ग्रेटर एयर रेजिस्टेंस ड्यू टू इट्स लार्जर सरफेस एरिया, यही होगा आपका आंसर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन विद द सेम स्पीड एंड इन द सेम डायरेक्शन unless acted upon by a net external force. Therefore, to maintain a constant velocity in a frictionless environment, बहुत जरूरी है, the net force required is as simple as that है। क्यों, ये पूरा चीज का एक ही रीजन मैंने जो आपको बता ही दिया, फ्रिक्शनलेस, ये वाली वर्ड सब कुछ डिफाइन कर गया। इसका मतलब क्या, आपको कोई अलग से फोर्स देने का ज़रूरत नहीं है। ये वाला स्लाइड आप देख लो, ये इधर पढ़ा दिया था आपको, है ना। चलिए फिर से वापस आते हैं हम लोगों का सवाल पे।
अ कार इज ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ, ये सब बकवास की डमी डेटा है, डमी डेटा भाई नहीं लगेगा। इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ लेवल रोड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कार। भाई साहब लेवल रोड बोला है, लेकिन कहीं ये नहीं बोला कि रोड फ्रिक्शनलेस या विथ फ्रिक्शन है। तो इस केस में क्या करना है, लेवल रोड कुछ फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन के बारे में बात नहीं हुआ मतलब रोड हम लोगों का फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ है। नहीं भी मानो क्योंकि ये पूरा तरीके से लॉजिकल है नहीं, ये एक चीज़ फिर से एक कॉन्सेप्ट को डिफाइन करता है जो कि है कांस्टेंट स्पीड। भाई साहब मुझे कार को चलानी है 20 मीटर पर सेकेंड और मुझे यही चाहिए कि 20 मीटर पर सेकेंड से ये चलती रहे, मतलब स्पीड हम लोगों का कांस्टेंट मुझे चाहिए ही चाहिए, तो ज़ीरो, एज सिंपल एज दैट भाई। अब मैं कुछ सवाल, अच्छा सवाल है जो कि डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है, जो आपको मस्ट डू, दिख नहीं रहा है, ये एक अच्छा सवाल था और ये एक अच्छा सवाल था, क्योंकि ये रेपिटेटिव सवाल हैं, एमसीक्यूज में आते ही आते हैं। ओह सेम क्वेश्चन था, रिपीट हो गया, कोई नहीं, बस इसके साथ कंटेंट होता है ख़त्म इधर। बस कुछ चीज़ें आपको बतानी थी। हम लोग डोपामिन ट्यूटोरियल में एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं जो कि है अस्तित्व 10th ICSC, और 12 अप्रैल 12 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है PCMB, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो। तो अगर आपको ज्वाइन करने की कोई भी मतलब इच्छा है या अच्छा लगा होगा तो इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हो। ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, ठीक है, और हम लोग बोर्ड्स और फाउंडेशन दोनों का प्रेप कराते हैं। बाकी सारे के सारे अपडेट, सारे के सारे डिटेल पूरा एकदम मतलब प्रिसाइजली इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, documenttutorials.live। ये वेबसाइट आप लोग गूगल पे जाके टाइप करना, उधर मिल जाएंगी, या मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। ये हम लोग का इंस्टाग्राम हैंडल है और यूट्यूब का है। यहाँ से आपको फेसबुक पे भी डायरेक्ट हो जाएगा, अगर आपको फेसबुक पेज भी देखना है, वहाँ पे सारे के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, फॉलो करते रहना। और फ्री वर्कशॉप चलेगा हम लोगों का पूरा अप्रैल का मंथ, मतलब 12 अप्रैल से क्लासेस भी होंगी, फ्री वर्कशॉप्स भी होंगी। अगर किसी बच्चे को ये है कि मैं ज्वाइन करूँ या ना करूँ, मेरे लिए सही होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए फ्री वर्कशॉप्स हम लोग रखते ही रखते हैं। फिजिक्स का फैकल्टी मैं हूँ और मैं ही फाउंडर हूँ। को फाउंडर्स हम लोग के पास दोनों हैं, मैथ्स और बायोलॉजी। मैथ्स का नाम है अग्निश्वर भैया, बायोलॉजी का नाम है अनीश भैया, केमिस्ट्री का नाम है संबित भैया। तो हम लोग सारे रिनाउंड हैं और एक्सपीरियंस्ड है। मैथ्स और केमिस्ट्री आप लोगों को दोनों इंजीनियर्स पढ़ाएंगे, और मैं ओलंपियाड रैंकर हूँ, बायोलॉजी भी एक नरेंद्रपुर एलुमनी है। तो आप लोग सेफ हैंड्स पे हो। बाकी हम लोग क्या कर चुके हैं, हम लोग का क्या क्वालिफिकेशन है, क्या अचीवमेंट्स, आपको सब कुछ इस वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा। और ये नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हो। अगर आपका कोई डाउट हो, फ्री में हम लोग क्लियर करेंगे, कोई भी डाउट, एनी डाउट, इस लेक्चर का कोई डाउट, या फिर आपको ज्वाइन करना है कि नहीं उसका रिगार्डिंग कोई डाउट, एनी डाउट, चारों सब्जेक्ट्स हम लोग देंगे। और ये वेबसाइट पे आप लोग जाना, मैं हो सकता तो स्क्रीन शेयर करके मैं दिखाता था कि हम लोग का वेबसाइट ये है, लेकिन अभी आप लोग देखना, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ ये स्लाइड्स ख़त्म होने के बाद। इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, सेम नंबर है अगर एडमिशन आपको चाहिए। और हम लोग 10 ICSE CBSE वेस्ट बंगाल तीनों पढ़ाते हैं, और 9th का भी ICSE CBSE वेस्ट बंगाल तीनों पढ़ाते हैं। सीट्स लिमिटेड है, और बस यही है। डिस्क्रिप्शन में आपको और 2 लिंक्स मिलेगी, सॉरी हाँ 2 लिंक्स मिलेगी, एक वेबसाइट का और एक डेमो लेक्चर का। तो वो आप आराम से देख सकते हो। डेमो लेक्चर अगर आपको चाहिए तो आप प्रॉपरली देखो, पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। और ये जो बैच का जो मतलब ये लेक्चर का जो PDF है गूगल ड्राइव फॉर्मेट पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो दिस इज़ योर समप्रीत भैया साइनिंग ऑफ, बाय बाय।